हाय गाइस, संकल्प कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विपेंद्र यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे थे और हमने जो लास्ट सेशन हमने किया था उसमें हमने देखा था फंडामेंटल राइट को। फंडामेंटल राइट की कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पे हमने देखी थी और उनके साथ साथ हमने आर्टिकल 13 को भी वहाँ पे कवर किया था। अब आर्टिकल 13 में के बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इसके हमें देखने हैं। जैसे कि एक पॉइंट जो हमारा रहता है वह रहता है कि संविधान का मूल ढांचा, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो वर्णित विधि शब्द है उसमें कुछ चीज़ें कही गई थी कि जो संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के जो हमारा मूलभूत ढांचा है उसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकते। यही चीज़ हमारी जो इस पर आधारित एक केस भी रहा था, जो केस था हमारा केस आनंद भारतीवाद का। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा आज आके देखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट का ही टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी संविधान का मूल ढांचा क्या है? संविधान का मूल ढांचा। इसमें हमें क्या क्या देखना है? देखो, सबसे पहली चीज हमें यहां चार चीजों को हम यहां जानेंगे भाई। एक तो यहां देखेंगे कि हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का हमारा सोर्स क्या है, यानी स्रोत क्या है। ठीक है, स्रोत की हम यहां बात करेंगे, सोर्स की यहां बात करेंगे, सोर्स क्या है इसका। दूसरी चीज हम यहां यह भी जानेंगे कि है क्या ये जो मूलभूत ढांचा है, वह क्या है, वो क्या है हमारा। ठीक है, तीसरी चीज इसका एवोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और इसके एलिमेंट देखेंगे, क्या क्या तत्व हैं इसमें। एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट क्या है। और दूसरा इस क्या देखेंगे हम, इसका देखेंगे एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, ये यहां पे हमें चार चीज जो है हमने इसके बारे में देखेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करूं संविधान के मूल ढांचे की, संविधान के मूल ढांचे की अगर बात करूं तो भारतीय संविधान में कहीं भी मूल ढांचे का जो है हमारा जो है चर्चा कहीं नहीं की गई है। जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में आधारभूत ढांचा या मूलभूत ढांचा जिसको हम कहते हैं, उसके बारे की उसकी कोई भी चर्चा हमारी नहीं की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में आधारभूत ढांचा की चर्चा नहीं की गई है, की चर्चा जो है हमारी नहीं की गई है। अब है क्या ये भाई? जब इसकी चर्चा हमारी जो है मूल ढांचे की चर्चा संविधान में नहीं की गई, तो फिर ये है क्या? तो जो मूल ढांचा जो है यह क्या है? जो हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की न्यायिक विवेचना का परिणाम है। मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा न्यायपालिका की न्यायिक विवेचना का क्या है? हमारा परिणाम है। ठीक है, क्या है? यह है न्यायपालिका की न्यायिक विवेचना का परिणाम है। यह क्या है? न्यायिक विवेचना का, न्यायपालिका की न्यायिक विवेचना का क्या है? हमारा परिणाम है। देखो, यहां पे कुछ चीजें जो है हमारी समझने वाली हैं। वो क्या चीज है? वो कहते हैं कि आधारभूत ढांचा जो था इसका आशय क्या है?
आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का आशय क्या है, ठीक है, आधारभूत ढांचा के सिद्धांत का आशय। क्या आशय रहा इसका, तो देखो भी इसमें क्या है, भी जो हमारे देश की जो संसद है, ठीक है, भी संविधान के आधारभूत ढांचे को छोड़कर, संविधान के आधारभूत ढांचे को छोड़कर संसद जो है हमारी, वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। उस चीज को भी जानेंगे वह क्यों नहीं कर सकती, ठीक है, उस चीज को भी जानेंगे कि संसद जो है संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकती, उसमें संशोधन क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्या है, संविधान के आधारभूत ढांचे को छोड़कर संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब आधारभूत ढांचे में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकती है भाई उसमें परिवर्तन क्यों नहीं कर सकती, परिवर्तन करने का कारण क्या है, ठीक है, परिवर्तन क्यों नहीं कर सकती। अब देखो परिवर्तन का मतलब क्या है भाई, परिवर्तन का मतलब क्या है, यहां पे हमें दो चीज देखनी है, यहां दो चीजों को देखना है। एक तो देखना है रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक देखना है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां पे दो चीजों को देखना है भाई, दो चीजों में अगर हम डिफरेंस की बात करें किसमें, अगर हम डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस बिटवीन क्या, रीराइटिंग, किसमें भाई, रीराइटिंग की अगर हम यहां बात करें, रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक तो रीराइटिंग हो गया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें किसमें, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, अब आधारभूत ढांचे में परिवर्तन का मतलब है कि संविधान को पूरा दोबारा से लिख देना। भाई आधारभूत ढांचे में परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो संविधान है हमारा, उस संविधान को दोबारा से लिख देना। हमारी जो संसद है वह इसका क्या, यह संविधान का पुनर्लेखन की बात कह रहा है, किसकी, संविधान का पुनर्लेखन नहीं हो सकता, संशोधन हो सकता है। क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। केवल और केवल क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है, संविधान का पुनरावलोकन नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज, उसके पीछे चलेंगे क्यों नहीं हो सकता, है ना भाई, क्यों नहीं हो सकता। अब यहां पे हम बात करें संविधान का पुनर्लेखन नहीं हो सकता, लेकिन संशोधन हो सकता है। अब क्या है, देखो जो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है, वह अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, वह अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, लेकिन मूल ढांचे का नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो भैया संविधान
को लिखा किसने था? संविधान सभा ने। पुनर्लेखन का काम नहीं कर सकती संसद, संविधान को लिखा संविधान सभा ने। और संविधान सभा जो है भैया, संविधान लिखने के बाद क्या कर, जब संविधान लागू हो गया था उसके बाद संविधान सभा भंग हो गई थी। ठीक है, अब यहां संविधान सभा और संसद दोनों आपस में बराबर नहीं है। दोनों क्या है? बराबर नहीं है। भी संविधान सभा क्या थी? वो जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। भी संविधान सभा जो थी हमारी, वो जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। लेकिन जो हमारी संसद है वह राजनीतिक बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। किसका करती है? वह हमारी राजनीतिक बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, संसद जो है हमारी संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, संसद जो है संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूलभूत ढांचे में परिवर्तन का मतलब है कि संविधान का पुनर्लेखन, और पुनर्लेखन नहीं कर सकती क्योंकि लेखन का जो काम किया था संविधान के, वो संविधान के लेखन का काम किया था संविधान सभा ने। संविधान के लेखन का काम किसने किया था? संविधान सभा ने। ठीक है, तो हम यहां क्या है कि संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है, केवल संसद को है। ठीक है, किंतु पुनर्लेखन का नहीं, किंतु पुनर्लेखन का नहीं। देखो, एक तरफ हमारी संविधान सभा, एक तरफ क्या है, एक तरफ हमारी संविधान सभा है और दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास संसद है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। संविधान सभा और संसद क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों? देखो, संविधान सभा जो थी वो जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व था। इसमें क्या था? जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व किया इसने। संविधान सभा ने जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर दिया। लेकिन संसद क्या करती है? राजनीतिक बहुमत का। किसका? राजनीतिक बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। संसद किसका करती है? संसद जो है वो राजनीतिक उसका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राजनीतिक बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। और संविधान सभा क्या करती है? वो जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अब आधारभूत ढांचे का विकास कैसे हुआ, अब बात यहां आ जाती है। तो आधारभूत ढांचे का जो विकास हुआ वह क्या हुआ भैया? वह हमारी न्यायपालिका और संसद, अर्थात जो विधायिका जिसको हम, ठीक है, उन दोनों के फंक्शन के टकराहट का क्या है? परिणाम है। भाई, उन दोनों की जो कार्य करने की क्या है, जो प्रवृत्ति है, उसका ही क्या है, वह उसका ही वह हमारा क्या है? परिणाम है। क्या? संविधान का मूल ढांचे का विकास। संविधान के मूल ढांचे का विकास क्या है? इन्हीं चीजों का क्या है? हमारा परिणाम है। ठीक है, अब देखो, इससे संबंधित हम कुछ चीजों को यहां पढ़ेंगे। ठीक है भाई, दो चीजों में हमें यहां पे देखना है। एक तो हमारा जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम और एक है हमारा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, और दूसरा क्या है? 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। भी एक तरफ क्या है? संसद है और एक तरफ क्या है? न्यायपालिका है। न्यायपालिका, संसद क्या करती है? अमेंडमेंट करती है। ठीक है, और एक क्या है हमारा? अब न्यायपालिका इनमें क्या करेगी भाई? न्यायपालिका इसमें क्या, न्यायपालिका ने क्या देखा? अब न्यायपालिका की बात करें तो यहां पे दो वाद हैं जिनको हमें पढ़ना है। एक है शंकरी प्रसाद बनाम, ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, भारत संघ 1951 का वाद है। दूसरा वाद है हमारा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। दूसरा क्या है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है,
अब ये दोनों वादों में क्या कहा भाई, इन दोनों वादों में क्या कहा गया न्यायपालिका द्वारा? इन दोनों वादों में न्यायपालिका द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 13(2) में, आर्टिकल 13(2) में विधि शब्द का उल्लेख है। क्या है? विधि शब्द का उल्लेख है। सारा का सारा खेल इस विधि शब्द का है। सारा का सारा खेल इसका क्या है? विधि शब्द का है। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 13(2) में विधि शब्द का क्या है? उल्लेख है। ठीक है, और इसके अंतर्गत, ठीक है, किसके? जो हमारा आर्टिकल 13(2) में जो वर्णित विधि शब्द है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, उसके अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, ये शामिल नहीं है। अर्थात न्यायपालिका, ठीक है, अर्थात क्या, जो हमारी न्यायपालिका है वो आर्टिकल 13 के अनुसार इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, क्या है कि अर्थात न्यायपालिका आर्टिकल 13 के अनुसार इनका न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, नहीं कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। यहां यह बात होगी। अब उसके बाद एक बाद फिर आ जाता है और वह बाद है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यह जो बाद रहा, इसमें ये जो बात था 1967 का, केशवानंद भारती वाद के बाद दूसरा यही वाद है जिसमें सर्वाधिक जजों की बेंच बैठी है। यहां प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसमें कितने जजों की जो है इसमें बेंच बैठी है और कितने बहुमत से क्या है इसमें निर्णय आया है। तो ये बात हुई। अब यहां बात करें हम गोलकनाथ की। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 6:5 के बहुमत से क्या आया? इस पे निर्णय आया। 6:5 के बहुमत से क्या आया था? इसमें निर्णय आया। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया था कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 में सिर्फ संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की क्या है? प्रक्रिया है। ये बात इन्होंने यहां पे कही। संविधान संशोधन की क्या है? प्रक्रिया। अब देखो, संशोधन दो तरीके से, एक तो संशोधन की प्रक्रिया क्या है और एक संशोधन की शक्ति। भाई, संशोधन की प्रक्रिया क्या है और संशोधन की शक्ति क्या है? ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो देखो, हम यहां अगर हम बात करें तो आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान के संशोधन का प्रावधान है। यहां पे संशोधन का प्रावधान है। क्या है इसमें? संशोधन का क्या है? प्रावधान है। अब इसके बाद में जो हमारा 17वां संविधान संशोधन हुआ था, 17वें संविधान संशोधन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने
किसने? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इसी में बाद में क्या दे दिया? सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दे दिया यही कि आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 में सिर्फ और सिर्फ क्या है? संशोधन की प्रक्रिया है, ना कि संशोधन की शक्ति है। आर्टिकल 368 में केवल और केवल संशोधन की प्रक्रिया है, ना कि संशोधन की शक्ति है। ठीक है, अब देखो यहां पता क्या होता है? संशोधन होते गए, केस आते गए, न्यायपालिका अपना कुछ देती है और फिर उसके बाद क्या करती है? संसद क्या करती है? दूसरे किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट करके न्यायपालिका को मजबूर कर देती है, बांध देती है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या टिप्पणी करी गई? टिप्पणी यह करी गई इसमें कि आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत, आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत वर्णित विधि शब्द जो है, शब्द में, ठीक है, शब्द में संविधान संशोधन, वर्णित विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल है। अर्थात क्या? संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अर्थात संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, ये बात यहां कह दी। अब इससे पहले जो केस आए थे, शंकरी प्रसाद वाला और सज्जन सिंह वाला, उसमें क्या कहा गया? उस केस में कहा गया था कि संविधान, जो न्यायपालिका है वो संविधान संशोधन का जो है क्या नहीं कर सकती? संविधान संशोधन का पुनरावलोकन नहीं कर सकती, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही गोलकनाथ वाला केस आया, गोलकनाथ वाले केस में मामला पलट गया। और गोलकनाथ वाले केस में क्या हो गया? इसमें क्या टिप्पणी कर दी न्यायालय द्वारा कि आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत वर्णित विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल है, अर्थात संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अब एक चीज और यहां पे कही गई, दूसरी चीज क्या कही गई कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। ये बात और सुप्रीम कोर्ट ने यहां बोल दी। जब मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है, अब उसके बाद संसद ने क्या करा? संसद ने फिर एक नया संविधान संशोधन कर दिया। संसद ने फिर एक नया संविधान संशोधन कर दिया। ठीक है, अब वह संविधान संशोधन क्या करा? वह संविधान संशोधन हुआ हमारा 24वां संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन में क्या होता है? अब 24वें संविधान संशोधन में जो था वो सीधा सीधा जो गोलकनाथ वाला जो वाद था उसके निर्णय को सीधा सीधा पलट दिया संसद ने। संसद बोलती न्यायपालिका से, बोले तुम कुछ भी काम करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, जो तुम करो आदेश दोगे हम उसी में क्या कर देंगे? संशोधन कर देंगे। उसी में क्या कर देंगे? संशोधन कर देंगे। इन पे क्या था? वही चूहे बिल्ली वाला खेल। चूहा भागे और बिल्ली उसका पीछा करे। यहां पे वही इन्होंने पूरी कहानी इन्होंने संसद ने यही दोहराई। अब देखो यहां पे ये क्या करते हैं? ये 24वां संविधान संशोधन लेके आते हैं। 24वां संविधान संशोधन लेके आते हैं। कब आया 24वां संविधान संशोधन? 1971 में आया। 1971 में। अब यह क्या था? यह गोलकनाथ वाद के निर्णय पर पलटवार था। क्या था? गोलकनाथ जो बात था हमारा, उसके निर्णय पर क्या था? पलटवार था।
अब इसमें क्या करा गया, इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, जो हमारा आर्टिकल 13 था, आर्टिकल 13 में एक नया उप आर्टिकल जोड़ा गया। ठीक है, एक नया उप अनुच्छेद जोड़ा गया। आर्टिकल 13 में एक नया उप अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। 13(4) जोड़ा गया। और 13(4) में क्या कर दिया इन्होंने, 13(4) जोड़ा और उसमें क्या लिख दिया, 13(4) में लिख दिया कि आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 13(2) में वर्णित नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लिख दिया, जो आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया, इसमें क्या कर दिया, इसमें कर दिया कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 13(2) में वर्णित, ठीक है, आर्टिकल 13(2) में वर्णित विधि शब्द में शामिल नहीं है। वर्णित विधि शब्द में क्या है, शामिल नहीं है। ये बात इन्होंने जो है संविधान 24वें संविधान संशोधन में कर दी। ठीक है, और इन्होंने एक पॉइंट और बोला, और दूसरा पॉइंट क्या बोला कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया व शक्ति दोनों निहित हैं। और दूसरी चीज इन्होंने क्या कही, दूसरी चीज इन्होंने कही कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। ये बात इन्होंने जो था, ये बात इन्होंने 24वें संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। अब जब 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात कर दी गई, तो इन्होंने क्या करा, जब 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात की गई, उसके बाद फिर जो एक व्यक्ति थे केशवानंद भारती जी, उन्होंने क्या कर दिया, एक वाद ठोक दिया। अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 का था हमारा, जो कि कब का था, 1973 का था, 1973 का था। अब उन्होंने क्या करा यहां पे, तो हम यहां बात करेंगे आर्टिकल केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बात की। देखो, यह इस बात से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वह प्रश्न क्या पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि इसके जो बाद था, इसकी जो पीठ थी, उस पीठ में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और कितने जजों की पीठ बैठी थी, और किस अनुपात से क्या आया था, इसमें निर्णय आया था। तो यह प्रश्न जो है यहां पे हमारा थोड़ा पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम यहां बात करें किसकी, केशवानंद भारती केस की बात करें। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ठीक है, 1973। तो इसमें जो पीठ थी वो 13 जजों की पीठ, 13 जजों की पीठ थी।
निर्णय 6 अनुपात, निर्णय जो था इसमें वो जो आया था हमारा 6:7 के उससे आया था। किससे आया था? 6:7 के अनुपात से निर्णय आया था। ठीक है, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? जस्टिस सीकरी। कौन थे? जस्टिस सीकरी क्या थे? इस बाद में मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया व संशोधन की शक्ति, व संशोधन की शक्ति दोनों निहित हैं, दोनों निहित हैं। यह बात इन्होंने यहां पे कह दी। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने क्या कही थी? दूसरी चीज इन्होंने कही इसी बात में, क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, यानी फंडामेंटल राइट्स के समेत संसद संविधान के ठीक है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये बात इन्होंने यहां पे कही। लेकिन इन्होंने एक चीज यहां पे बोल दी, एक चीज यहां पे क्या बोल दी? इन्होंने बोल दी कि संसद आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संसद आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संसद आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात इन्होंने बोल दी। संसद जो है आधारभूत ढांचे में संशोधन यहां पे नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या क्या निर्णय दिया? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि आर्टिकल 368 के आधार पर, आर्टिकल 368 के आधार पर संसद इसमें क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। क्योंकि संसद क्या है? संसद राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती है। संसद क्या करती है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जो हमारा सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें जो हमारा बहुत मुख्य चीज है जो हम उसमें पढ़ेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। मिनर्वा मिल वाद है, इन सारे केसेस को यहाँ पे हम देखेंगे। और यहीं पे कुछ प्रश्न जो है हमारे इस जो हमने केस आनंद भारती केस पढ़ाया था यहाँ से आते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर से कई बार प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद 368 को लेकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे हमारी हर आने वाली कक्षा का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।